नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं और जिस विषय पर बात करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं वो है रक्त से संबंधित। तो इससे पहले कि हम आज उस विषय की शुरुआत करें, पहले मुलाकात करते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण माखीजा जो कि एमडी है पीडियाट्रिक्स, हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव डाइटिशियन, और हमारे साथ हैं एम वासुदेव जी जो कि साई रक्तदाता सेवा समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं रक्त संबंधों की। हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते जन्म के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन अगर शादी से पहले कुंडली मिलान के साथ और गर्भावस्था की पहली तिमाही में थैलेसीमिया की जांच कर ली जाए तो इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। यानी सतर्कता से हम उस रक्त विकार को रोक सकते हैं जिसके कारण मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनकी संख्या करोड़ों में है और भारत में थैलेसीमिया का पहला मामला 1938 में सामने आया था। 1994 में पहली बार थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने 8 मई को यानी कि आज ही के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने का निर्णय लिया था। मेजर थैलेसीमिया जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है और इससे बार बार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। कई बार तो रोगियों में हेपेटाइटिस या फिर HIV भी संक्रमण मिलता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है। तो क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों ये दिवस मनाया जाता है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर किरण आपसे जानना चाहते हैं, ये थैलेसीमिया को हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर किरण माखीजा, मेडिकल ऑफिसर थैलेसीमिया सोसाइटी देवेंद्र नगर में कार्यरत हूं जी। और जैसा कि आपका ये सवाल है कि थैलेसीमिया होता क्यों है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। रक्त रहता है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त रहती है, परंतु 6 माह के बाद जब देखा गया है कि बच्चे में वह विकराल रूप, वह प्रकट रूप सामने आता है और यह जीवन यापन इसके साथ ही चलता रहता है और बच्चे को हमेशा ब्लड की आवश्यकता होती है। उसे बाहर से ब्लड दिया जाता है। शुरू में तो यह करीब 1 माह के अंतराल पे देते हैं, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको 15 दिन में या फिर हम 12 दिन में भी यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो ब्लड की मात्रा भी बढ़ती जाती है। शुरू में आधा पैकेट, बाद में पूरा 1 यूनिट देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको 2 यूनिट तक भी जाता है। तो जब वयस्क हो जाता है तब तक उसे 2 यूनिट ब्लड हर 15 दिन में आप मान के चलिए ब्लड लगता रहता है। और इसका ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छे से हमारे पास नहीं पहुंचा है एक आम जनता के पास, इसलिए यह जीवन भर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भरोसे में इन बच्चों को पालना पड़ता है। जी बिल्कुल, उतने रक्त की उपलब्धता भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि ये जन्मजात होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमें गर्भस्थ अवस्था में ही यदि हम शिशु का ध्यान रख लें, क्या ऐसा कोई उपाय किया जा सकता है, क्या कोई ऐसा खान पान रखा जा सकता है जिससे कि नवजात शिशु को ये समस्या ना हो? डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रिकॉशन से गर्भवती महिला को रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर से बचने के लिए उस समय उनका खान पान तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। सबसे पहली बात है कि मदर और फादर की जो कुंडली मिलान वाली बात की जाती है नॉर्मली, तो वो कुंडली मिलान के साथ साथ में एक ब्लड मैच भी देखना बहुत जरूरी होता है ताकि आने वाली जनरेशन को या जो गर्भस्थ शिशु है उसको ये बीमारी ना हो। और खान पान की यदि पर्टिकुलर बात करें तो इस समय बिल्कुल उनको ऐसी डाइट देना जरूरी होता है। फॉलिक एसिड्स मदर को यदि पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है तो उस समय जो चांसेस रहते हैं इसके कम हो जाते हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के रूप में भी दिए जा सकते हैं। और यदि मदर किसी भी तरीके से थैलेसीमिया माइनर नहीं है या थैलेसीमिया का रोग उनको नहीं है तो उनको इनफ क्वांटिटी में हम आयरन रिच डाइट भी देते हैं। उनकी डाइट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम जैसी चीजें, ओमेगा फैटी एसिड जैसी चीजें जो हैं वो होना बहुत जरूरी होता है। जी, क्योंकि थैलेसीमिया के मरीज को रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, परिजन भी उसे जुटाने में बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं। तो हमारे साथ जो वासुदेव जी हैं जो कि यही काम कर रहे हैं और लगातार रक्तदाताओं को अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे हम कि रक्तदाता की इसमें क्या भूमिका होती है और कैसे आप लोगों को अपने पास जोड़ के रखते हैं? जय हिंद सभी को। मैं एम वासुदेव राव, ओम साई रक्तदाता सेवा समिति का संस्थापक और संचालक जी। जैसे कि मैडम ने कहा कि रक्त का बहुत महत्व इसमें थैलेसीमिया में है, और क्योंकि डोनर्स के अधिकांश रक्त बच्चों को ही लगते हैं, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हर दिन कम से कम 5 से 6 यूनिट, एक अपने यहाँ 3 थैलेसीमिया सोसाइटी है, एक सोसाइटी में 5 से 6 यूनिट प्रतिदिन लगता है। तो ये अगर हम इस बीमारी को हम रोक सकें तो काफी हद तक हम रक्त की जो कमी होती है और लोगों में, जैसे हार्ट ऑपरेशन समय में यूज होता है, किडनी के लिए, लीवर के लिए कभी लगता है, तो उनके लिए आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं।
और जहां तक रक्तदाताओं को जोड़ने की बात है तो इच्छाएं सबकी है, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने की, बस रास्ता नहीं मिलता है। तो वही रास्ता ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति ने बनाया और साथ ही साथ सारे लोग रक्तदान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सिर्फ उन्हें यह पता होना चाहिए कि हाँ, हम आज डोनेशन करना है, किस मरीज के लिए कर रहे हैं। हमारे लाइव डोनर एनी टाइम तैयार रहते हैं। विशेष रूप से थैलेसीमिया के लिए प्रतिदिन कॉल आते हैं और हम प्रयास करते हैं कि उन तक समय पर रक्त उपलब्ध हो जाए। और मैं उनके मम्मी पापा सिर्फ यही चीज बार बार निवेदन करता हूं, जितने भी थैलेसीमिया के मरीज हैं, क्योंकि हम लोगों को अवेयर करते हैं तो लोगों को समझ में आता नहीं है, लेकिन जो आदमी तकलीफ में है अगर वो लोगों को समझाए कि ऐसी तकलीफें आपको ना आए तो मुझे लगता है कि लोगों में जल्दी जागरूकता आएगी और यह बीमारी को बहुत जल्द रोका जा सकता है। जी डॉक्टर किरण, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा अभी तक की चर्चा हुई कि ये जेनेटिक होता है, तो जब हमें पता है कि ये जेनेटिक है तो किस तरह का प्रिकॉशंस पेरेंट्स को रखना चाहिए? और एक कुंडली की भी बात हुई थी कि नेगेटिव और प्लस जो ब्लड का हम रेशियो देखते हैं उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी, ये जेनेटिक बीमारी है तो अनुवांशिक बीमारियों का हमेशा संबंध रहता है कि ये विरासत की बीमारी है, तो इसमें माता और पिता का जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जी। हम अगर एक जांच करते हैं जिसे हम थैलेसीमिया टेस्ट कहते हैं या HPLC की एक जांच होती है, वो महत्वपूर्ण जांच होती है। तो विवाह के पहले अगर हम किसी व्यक्ति की यह जांच कर लेते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि यह व्यक्ति फलाना थैलेसीमिया माइनर है या फलाना आदमी जो है माइनर ना हो, परंतु अगर विवाह हो जाता है थैलेसीमिया माइनर का एक दूसरे थैलेसीमिया माइनर से, तो हम जब गर्भावस्था चालू होती है तो हम उसे 8 महीने या 8 हफ्ते या 10 हफ्ते के जो एक पीरियड होता है शुरुआत का, उसमें भी हम लोग CVS टेस्ट करवाते हैं। एक अलग टेस्ट होती है जिसे कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहते हैं, और उस दौरान पता लगाते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर में थैलेसीमिया के जो अवगुण हैं माता और पिता के प्रेगनेंसी में, वो बच्चे में आ गए हैं या नहीं आए। कई बार ऐसा होता है कि थैलेसीमिया माइनर या बच्चा जो है वो थैलेसीमिया नॉर्मल भी होता है या थैलेसीमिया मेजर भी होता है। तो इन तीनों कंडीशंस को, तीनों स्थितियों को हम माँ बाप को बताते हैं, फिर उन्हें काउंसलिंग करते हैं कि आपके जो गर्भस्थ शिशु में इस तरह के हमें जीन्स दिख रहे हैं या यह बीमारी हमें अब नजर आ रही है, तो उन्हें हम काउंसलिंग करते हैं कि आप इसे प्रेगनेंसी को, इस गर्भावस्था को और आगे जारी न रखें। हालांकि यह निर्णय माता पिता का स्वयं रहता है, परंतु डॉक्टर्स का रोल रहता है कि वह उन्हें समझाएं और इस तरह की सही गाइडलाइंस देने पर वह मान भी जाते हैं। और क्योंकि जिस तरह की आजकल देखी गई है कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी ज़्यादा है, ब्लड की व्यवस्था भी मुश्किल है, और बच्चे को हर 15 दिन में आकर एक सुई लगाकर फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, तो इतनी सारी जो ये विकराल बीमारी है, जो तकलीफ वाली बीमारी है, उसे जीवन भर झेलना है। तो ये सब बात सुनने के बाद माता पिता सही निर्णय पे आते हैं। इसमें डॉक्टर्स की काउंसलिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, आपने बताया कि काउंसलिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डॉक्टर सारिका, आपसे जानना चाहते हैं कि यदि ट्रेस आउट हो गया है कि पेशेंट जो है वो थैलेसीमिया का शिकार है, तब क्या हम अपनी डाइट की वजह से उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं या प्रॉपर डाइट लेकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं? कुछ ऐसा उपाय किया जा सकता है? देखिए, जो सारे सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस समय डाइट जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि कोई थैलेसीमिया पेशेंट है तो उनकी डाइट में सबसे पहली बात है प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस समय देखा जाता है यदि कोई बच्चा है तो उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन देखा जाता है। तो ग्रोथ की कमी होने के कारण बच्चे की डाइट में प्रॉपर एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन की सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस समय बच्चे में या फिर यदि जिनको भी है उनमें देखा जाता है कि बोन रिलेटेड या डिफ्लेक्ट्स देखे जाते हैं, तो उनकी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन कैल्शियम भी होना चाहिए। और डायरेक्ट इस समय हमें बिल्कुल आयरन रिच फूड जो है वो हमें अवॉइड करने को कहा जाता है। इस समय हम पेशेंट्स को नॉर्मली ये सजेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट ओवरलोडेड आयरन अपने पेशेंट्स को मत दीजिए, क्योंकि यदि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आयरन यदि देते हैं तो उससे उनके हार्ट पे और लीवर पे इम्पैक्ट्स पड़ जाते हैं। तो उस समय ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें बहुत ज्यादा जैसे वो सारी चीजें उन्हें मना करनी होती है जो हाई आयरन रिच होते हैं, जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स में पर्टिकुलरली जैसे खजूर मना करते हैं,
आलू बुखारा जैसी चीजें मना करते हैं, किशमिश मना करते हैं, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक है, ये सारी चीजों का इंटेक उस समय हम उनको लेने से मना करते हैं। दूध हम उनको दे सकते हैं, इनको जो है एग, यदि नॉन वेजिटेरियन है आपका पेशेंट तो उन्हें एग दे सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में उनको हमको वेजिटेबल्स भी देने होते हैं, और साथ साथ में हम उनको फ्रूट जैसे पपाया जैसे फ्रूट्स हैं वो इनको लेने की एडवाइस करते हैं। तो और साथ ही साथ में उनको ओमेगा फैटी एसिड्स रिच जितनी भी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें होती हैं, जितने सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स है, सिसमन सीड्स होता है, तिल होता है, और इसके अलावा जैसे कि हम उनको उस समय बोलते हैं सनफ्लावर सीड्स लेने के लिए और पंपकिन सीड्स लेने के लिए, तो ये उनके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। जी, आपने बहुत सारे बातें हमें बताई और किन किन चीजों से हमें प्रोटीन मिल सकता है वो भी आपने बताया। वासुदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर होता ये है कि बहुत सारे लोग कहीं पर अगर आप शिविर लगाते हैं तो रक्तदान करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो रक्तदान की प्रक्रिया शुरू होती है उसमें बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते या फिर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आपको भी क्या कभी इस तरह की कोई स्थिति से गुजरना पड़ा, या कई बार ऐसा होता है कि हम तैयार तो हो जाते हैं देने के लिए लेकिन एंड टाइम पर सामने वाला मुकर गया, ये वाली स्थिति भी उत्पन्न होती है? तो क्या कभी यही समस्या भी आपने फेस की है? जी मैडम, ये कॉमन समस्या है, और ये जो पहली बार जो ब्लड डोनेशन करते हैं ये समस्या बहुत जल्दी रहती है उनके लगभग हर व्यक्ति में, क्योंकि डर जो होता है, सुई का डर, मुझे लगता नहीं तलवार से कम होता है किसी को। तलवार से एक बार आदमी लड़ लेगा, सुई से थोड़ा ज्यादा डरता है। तो ये डर जो है वहां तक उनको लेटने पे मजबूर नहीं करता है जब तक कि उनको ये ना लगे कि उससे मुझे क्या बेनिफिट्स हैं। लोग हर चीज के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलना बहुत जरूरी है। इसमें स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम उस समय उस डोनर को इस चीज के बारे में सारी जानकारी देते हैं कि आप रक्तदान करते हैं तो आपको इस प्रकार के फायदे मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि खून की एक बूंद देखकर ऑटोमेटिक चकरा जाते हैं, तो ऐसे लोगों से डोनेशन नहीं लिया जाता है ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथ कर सके। और जो लोग तैयार हो जाते हैं उनको दिखाया जाता है पहले एक डोनर का डोनेशन कि इस प्रकार डोनेशन होता है, आप देखिए। वो देखते हैं 5 मिनट के बाद उन्हें लगता है कि हाँ कुछ नॉर्मल है, हम कर सकते हैं। उस कंडीशन के बाद हमें उन्हें ब्लड बेड पे लेटाते हैं और जितने देर 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में उनका जो डोनेशन होता है, पूरे लड़के खड़े होते हैं, उन्हें उससे संबंधित जानकारी देते हैं कि बाद में आपको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए सेफ्टी के लिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस प्रकार झटके नहीं मारने हैं, ये सारी चीजें हम बताते हैं। तो आधे घंटे बाद अपने आप को बेहतर महसूस करता है, और एक बार जब डोनेशन करके उठता है दोबारा 3 महीने बाद तुरंत फोन आता है उनका कि सर आज फिर मैं रेडी हूं, मेरा 3 महीना हो गया है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को अवेयर करते हैं कि लोगों में जागरूकता आए, साथ ही साथ उनको ये भी बताते हैं कि आपका ब्लड कहाँ कहाँ लगता है। जैसे एक्सीडेंट केस हो गए, अचानक से किसी का एक्सीडेंट होता है तो वहां पर ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो लोग सोचते हैं कि जब मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं जाऊंगा ब्लड डोनेशन करने। तो उन ऐसे लोगों के लिए एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रक्त जो है जब तक ब्लड बैंक में नहीं होगा कि आपके जाने के बाद तुरंत मरीज को मिलना पॉसिबल है ही नहीं। 1 यूनिट ब्लड डोनेशन के बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता है टेस्ट होकर मरीज तक पहुंचने में। अगर हम तत्काल में मरीज को चाहिए आधे घंटे के अंदर में, अगर ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी समस्या नहीं है कि हम किसी प्रकार से भी हम उस तक ब्लड उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। सिर्फ नेगेटिव ग्रुप होता है जो थोड़ा सा रेयर होता है, तो हम यही चाहते हैं कि नेगेटिव ग्रुप वाले हमेशा अलर्ट रहें 24/7, क्योंकि कब कहां जरूरत पड़ जाए पता नहीं। ये एक इमरजेंसी केस है, इसके अलावा बाकी कोई भी केस ऐसा इमरजेंसी नहीं होता है। जैसे बोलते हैं कि हार्ट ऑपरेशन में है, इमरजेंसी ब्लड चाहिए, तो हार्ट ऑपरेशन का प्रिपरेशन तो 1 महीना पहले से हो गया होता है, तो उसके लिए इमरजेंसी नहीं होती है। डिलीवरी केस है, इमरजेंसी है, तो वो भी इमरजेंसी नहीं होती क्योंकि 9 महीने पहले पता हो जाता है कि डिलीवरी कब होने वाली है। तो लोगों में ये इमरजेंसी का जो शब्द लगा के लोगों को डराते हैं, तो वो कृपया इस चीज से दूर रहें। इमरजेंसी सिर्फ एक्सीडेंट केस ही होता है, इसके अलावा कोई और केस इमरजेंसी नहीं होता है। और जहां तक ब्लड डोनेशन की बात है तो हर रक्तदाता का रक्त मरीज को ही पहुंचता है। कुछ लोगों में गलत धारणा है कि रक्त हमारा खराब हो जाता है, तो ऐसा रक्त का नौबत नहीं आता है। बहुत ही ऐसा कम चीज होता है कि खराब हुआ हो। एक रेयर ग्रुप होता है, जैसे ए बी नेगेटिव है, डोनेशन हो गया और 3 महीना तक किसी को नहीं लगा, तो उस कंडीशन में ये चीज बोल सकते हैं कि उसमें से जो प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकाल लिया जाता है और आरबीसी को डिस्कार्ड किया जाता है। इसलिए मैं नेगेटिव ग्रुप वाले से यही कहता हूं कि आप लोग नॉर्मल डोनेशन ना करें। जब भी ऐसा लगता है कि हाँ आप यहाँ पर रेगुलर ब्लड लगता है तो आप वहां पर डोनेशन कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। और जो लोग रक्तदान के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अवसर अच्छा है। और जिन्हें लगता है कि उन्हें वास्तव में रक्तदान करना चाहिए, उनके लिए आपने बहुत सारी बातें बता दी। डॉक्टर किरण, आपसे जानना चाहेंगे, थैलेसीमिया के मरीज को और किस तरह की बीमारी हो सकती है और किन चीजों से बचना चाहिए?
देखिए, थैलेसीमिया में जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि ये बच्चे रक्त के ऊपर निर्भर रहते हैं जी। तो इन्हें लगातार हर समय यानी हर माह में 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनको चाहिए होता है। तो जब ब्लड चढ़ रहा है तो ब्लड में रक्त की हीमोग्लोबिन और जो आयरन होता है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये एक पैकेट ब्लड भी अगर आप देख रहे हैं, दे रहे हैं उसको, तो साल भर में उसका 10 ग्राम तक भी उसका आयरन बढ़ जाता है शरीर में, जबकि आमतौर पे एक ग्राम या 2 ग्राम तक उसके शरीर में एक आयरन की क्वांटिटी चाहिए होती है। तो ऐसी स्थिति में आयरन बढ़ता जाता है। तो जैसा सारिका मैडम ने भी बताया कि यह इन बच्चों को हमको आयरन नहीं देना चाहिए, आयरन प्रिपरेशन या फिर जो डाइटरी आयरन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो एक तो आयरन की मात्रा बढ़ती जाती है, और इस तरह से जो बच्चे बढ़ते जाते हैं तो 8-10 साल तक तो आयरन की मात्रा बढ़ने के बाद भी इनमें कोई तकलीफ नजर नहीं आती है। हमें ये तकलीफें नजर आती हैं जब 10 साल के बाद बच्चे को हम और आगे कैरी करते हैं, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो हम लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या, या जो एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स हैं, ग्रोथ की समस्या, या फिर हड्डी हम देखेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब चीजों को देखते हैं तो ये तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो आयरन ओवरलोड की बीमारियां कहलाती हैं। और ब्लड चढ़ता है तो ब्लड चढ़ने से उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि आप एलर्जी की प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऐसे बच्चों में कई बार देखते हैं कि ब्लड सूट नहीं किया, तो वो एलर्जी की प्रॉब्लम भी हमको कई बार देखने को मिलती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फिल्टर यूज करते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी, और आजकल तो एक नए फिल्टर आए हैं जो जब ब्लड कलेक्शन होता है उसी समय में वो फिल्टर यूज करके रक्तदाता से ब्लड ले लिया जाता है। तो इसमें एलर्जी के चांसेस कम होते जा रहे हैं आजकल। एलर्जी की शिकायत अभी भी मिल रही है। और तीसरी बात जो है, जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रखता है, तो इसमें हालांकि सारी टेस्ट होके आजकल ब्लड आ रहे हैं, इनको मान्यता प्राप्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड डोनेशन सेंटर्स हैं उन्हीं से ही लिया जाता है, लेकिन एक विंडो पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं, जिस दौरान वो बीमारी होने के बावजूद भी, रक्तदाता में वह बीमारी होने के बावजूद भी वह बीमारी हमें टेस्ट में पता नहीं चलती है। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो आपने शुरू में बताया कि HIV की शिकायत, या हेपेटाइटिस C की शिकायत, हेपेटाइटिस B की शिकायत, या सिफिलिस, या फिर हम जो VDRL टेस्ट करते हैं, ये सब जो सारे टेस्ट होते हैं वो बचाने के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि विंडो पीरियड में यह बीमारियां ब्लड के द्वारा हमारे बच्चों में वह आ जाती है, और जब ये आ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट फिर अलग से लगता है। वह लीवर के ऊपर असर करता है, हार्ट के ऊपर असर करता है। तो कुल मिलाकर ये सारी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, रक्त और रक्त से जुड़ी हुई सारी बातें जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ में इनका जीवन अगर हम देखें तो एक सामान्य जीवन जैसे दूसरे व्यक्ति जीता है, जिनकी उम्र हम आज की डेट में हम देखते हैं 65 और 70 साल है, परंतु थैलेसीमिया मरीजों को हम कितना भी अच्छा देखरेख करते हैं, पर उनके जीवन में इन तरह की जो समस्याएं जुड़ जाती हैं, रक्त के साथ में, एलर्जी के साथ में, या फिर जो हम इन्फेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो उससे उनका जीवन छोटा हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो दिनचर्या है, रोज का उनका काम काज है, वो अगर नुकसान ना हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको टाइम पे मिलता रहे, आयरन चिलेशन होता रहे जिससे उनके विभिन्न अंगों पे दुष्प्रभाव ना आए, इन्फेक्शन ना हो जिससे उनके जीवन पर किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना आए। और चौथी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि इन बच्चों को एक हीन भावना आ जाती है या एक दुर्भावना आ जाती है कि मेरे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, या मुझे ऐसी तकलीफ है तो मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे माँ बाप भी मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसे मरीजों को भी जो उनकी मनोचिकित्सा है उसे देखते रहना पड़ता है, और इनके जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीजों को भी सॉर्ट आउट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, यदि आप सारी चीजें मुहैया भी करा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मानसिक रूप से वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। कई बार ऐसा होता है कि बार बार अपने आप को मरीज महसूस करके भी कई बार मरीज और ज्यादा मरीज हो जाते हैं। डॉक्टर सारिका, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब हम बात करें थैलेसीमिया की, तो मेंटल हेल्थ पर किस तरह का काम पेरेंट्स कर सकते हैं ऐसे बच्चों के साथ, उस पर आपका क्या सजेशन है? और दूसरा कि यदि मान लीजिए किसी को पहले थैलेसीमिया नहीं था, लेकिन अचानक वो ट्रेस आउट हुआ, आफ्टर मैरिज भी कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है, तो अगर ऐसी कोई चीज होती है तो क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती है?
देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आपने मेंटल हेल्थ की बात की, तो मेंटल हेल्थ तो है हमारा आज की लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक मतलब एक रिजल्ट है, जिसके कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो जब कभी कोई ऐसा सफरर है जो इन सारी चीजों का, एक बच्चा, क्योंकि वो एक थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसे बाहर की दुनिया के साथ में सरवाइव करना है, तो सबसे अच्छी पाठशाला होती है हमारे घर की। सबसे पहले पेरेंट्स ही सबसे अच्छे उनके टीचर होते हैं, तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग करें, प्रॉपर बच्चों को समझाएं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि वो सब चीजें वो बच्चा आगे उनका फेस करेगा। तो उस समय उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि बेटा आपको आने वाले समय में ये सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। तो यदि बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहता है तो डेफिनेटली उसे वो नॉर्मल एज ए नॉर्मल वे में लेगा। तो उसे बिल्कुल आपको सब चीजों को समझाते रहना चाहिए। और ज्यादा हद तक यदि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है तो काउंसलर से भी आप जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे भी वो संपर्क कर सकते हैं और उनके थ्रू भी जो है बच्चों को आप काउंसलिंग दिलवा सकते हैं। और रही बात, जैसे कि हम बोलते हैं कि यदि किसी पेशेंट को ये है प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली बात उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी करना जरूरी है। सेकंड वन, उनका खान पान अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें हमें उनकी डाइट से अवॉइड करनी जरूरी होती है, जो कि आयरन रिच है, जिससे उनकी ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो उन चीजों को हमें उनकी डाइट से अवॉइड करना चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है और यदि उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन देखा जा रहा है, तो आप उनकी डाइट का प्लान ऐसा करिए जिससे कि उनको सारे नरिशमेंट मिल सके, उनको एक बैलेंस डाइट मिल सके। बच्चे की खाने में रुचि आप जागृत करिए और उन्हें वो सारी चीजें दीजिए जिससे कि उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। कैल्शियम के लिए आप उनको दिन में 2 बार दूध दे सकते हैं। यदि आपका बच्चा नॉनवेज, यदि आप कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, यदि नॉन वेजिटेरियन है, तो आप उनको एग का व्हाइट से बादाम और अखरोट आप उनको दे सकते हैं। सीड्स के बारे में मैंने बताया। और सारी सब्जियां जो हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को छोड़ के सीजनल वेजिटेबल्स दीजिए। बीन्स थोड़ी सी अवॉइड उनकी डाइट में करिए, सीड्स दीजिए। और फ्रूट्स में पपाया जो है, ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो उनको भी उनकी डाइट में हमें इंक्लूड करना जरूरी होता है। जी सारिका जी, हाँ जी बिल्कुल। हम थैलेसीमिया सोसाइटी चलाते हैं, तो हमारे थैलेसीमिया सोसाइटी में एक प्रतिदिन रोस्टर रहता है कि कौन बच्चा किस समय, या जैसे वासुदेव जी ने बताया कि हमारे यहाँ ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, हम इसे रूटीन केयर के रूप में डेवलप करके रखे हुए हैं। तो हमारा डे केयर सेंटर है, इसमें बच्चे थैलेसीमिया वाले आते हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। तो वहां पर सिर्फ एक बच्चा नहीं आता है, वहां पर 3 या 4 या 5 बच्चे आते हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जो कि आप कह रहे थे कि थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से उनको संबल कैसे दिया जाए। तो हम जब जाते हैं तो वहां पर उन बच्चों को प्रेरित करते हैं और सभी बच्चों को एक साथ मिक्सअप करते हैं। तो ये सारे बच्चे, सारी फैमिलीज एक साथ मिलते हैं, उस जगह पर बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ अपने विचार विमर्श एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, और कई पॉजिटिव पॉइंट्स, कई हॉबीज और इस तरह की कई स्कूल की बातें हैं वो लोग आपस में शेयर करते हैं। तो इससे इनके अंदर में भी एक सपोर्ट सिस्टम जागता है। और मैं चूंकि विशेषज्ञ हूं, तो न सिर्फ थैलेसीमिया बल्कि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ भी हूं और मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूं। मैंने साइकोलॉजी पे भी कोर्स किया हुआ है। तो मैं तीनों का कॉम्बिनेशन करके उनको एक साथ ये सारी बातें काउंसलिंग के रूप में देता हूं, और साथ ही साथ में हम 24/7 उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डे केयर में आके वो हमसे चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी समय में कोई डिप्रेशन की, जैसे अभी एग्जाम थी, तो मेरे पास, मैं आपको एक बच्चे के बारे में बता रहा हूँ, तो वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन जब एग्जाम सामने आई तो उसे डर आने लगा कि मैं एग्जाम कैसे पास करूंगी, मैं कैसे, लेकिन वो डायरेक्टली बच्चे नहीं बताते कि मुझे एग्जाम का डर है। तो आपको एसेस करना पड़ता है कि ये थैलेसेमिक बच्चे भी उसी तरह के डर के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको भी एग्जाम देना है। तो हमने उनको सपोर्ट सिस्टम दिया, उन्हें 24/7 सर्विसेज दी। कई बार फोन वो रात को 11 और 12 बजे भी कॉल किया उन्होंने, तो हमने उन्हें पूरा उसे समझाया और अगले दिन फिर मिलने के लिए भी कहा। तो काफी मजबूती मिलती है मरीजों को इस डे केयर सेंटर से और हमसे। जी निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है। वासुदेव जी भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। चलते चलते सारिका, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत संक्षिप्त में बताइए कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग जो खर्च करने से डरते हैं, खासतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है, उन्हें ये लगता है कि अगर उनके यहाँ बच्चा इस तरह का है और इस तरह की बीमारी है तो वो उनकी डाइट का कैसे ख्याल रखें। कौन सी ऐसी चीजें हैं घर पर उपलब्ध जिसे आसानी से बच्चों को दिया जा सकता है और उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है।
जी बिल्कुल, घर की वो सारी चीजें आप अपने बच्चे को रोज जो आप रूटीन में खा रहे हैं वो दीजिए। बस इन बातों का ध्यान रखिए जिसमें कि आपका बहुत एक्सेसिव आयरन वाली चीजें बिल्कुल आप अपने बच्चे की डाइट से हटा दीजिए। गुड़ वगैरह जैसी चीजें आप उनको अपनी डाइट में मत दीजिए। चाय या कॉफी जैसी चीजें जो है वो आप अपने बच्चे को मत दीजिए एक नॉर्मल एक रूटीन में। और फ्रूट्स भी दें तो जैसे पपीता आप दे सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और इसके अलावा आप नॉर्मल जितनी भी सब्जियां जैसे लौकी, तुरई या ये सारी सब्जियां दीजिए। प्रोटीन के लिए आप बहुत अच्छे से उनको सोया प्रोटीन भी आप दे सकते हैं, सोयाबीन तो हर जगह अवेलेबल होता है। और इसके अलावा यदि आप दूध अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो दूध की जगह जैसे सोयाबीन आप दीजिए। नॉर्मल आप अपनी दालें जो हैं, मूंग की दाल है या फिर मसूर की या तुअर की दाल भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। और नॉर्मल अपना रूटीन का खाना रेगुलर अपने बच्चे को दीजिए। जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। निश्चित रूप से आज जो ये हम आयोजन कर रहे हैं थैलेसीमिया दिवस पर, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं ताकि आप भी इस दिशा में विचार कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है, ऐसा विकराल रूप इसने ले लिया है कि इस पर इलाज अभी बहुत जल्दी से संभव नहीं हो पाया है। और रक्त पर आधारित होने की वजह से हमें रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपका रक्त बहुत कीमती है और उससे जरूरतमंद तक जरूर पहुंचना चाहिए। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।